हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आप सभी लोगों का अनूप स्टडी जोन में स्वागत है। हम लोग सेट कर रहे हैं हिंदी का, और ये जो अभ्यास प्रश्न है ये हम लोग पिछले जितने भी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। तो वर्णमाला के अंतर्गत ये जो टॉपिक चल रहा है इसका एक क्लास यदि आपने नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसको देख लीजिए। और ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। इससे पहले 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला दी गई है। तो यहाँ से आज से हम लोग ये जो 51वां प्रश्न है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो पहला प्रश्न है, देखिए कह रहा है 51वां प्रश्न कह रहा है कि दीर्घ, इसका जब हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा। इसमें से आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, उत्तर होगा, वो सही होगा ए। जब हम लोग इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले द बनेगा, और उसमें ये द्रि है, ये आपका जो मात्रा होती है ये री की मात्रा होती है, तो द्रि हो गया। फिर उसके बाद ग है और उसमें जो अ है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ये। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न क्या है, अंतःस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं। अंतःस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं, तो अंतःस्थ और उष्म वर्ण 8 होते हैं, है ना। अंतःस्थ और उष्म वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 8 है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियाँ होती हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियाँ होती हैं, जिनमें से 4 अंतःस्थ और 4 उष्म व्यंजन हैं। यदि हम लोग देखेंगे तो य, र, ल और व ये अंतःस्थ व्यंजन है, और अंतःकरण से उच्चारित होने वाले होने के कारण इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अंतःस्थ कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, उष्म व्यंजन आपका श है और आपका ख है, उसके बाद स है और ह है। ये आपके 4 कौन कौन से क्या हो गए, ये आपके हो गए उष्म वर्ण, ठीक है। और इसमें ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जब हम लोग उष्म व्यंजन उष्म वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम लोग इसका उच्चारण करते हैं तो घर्षण से इनकी जो उत्पन्न होती है उष्मा जो होती है वो वायु से होता है, इसलिए इसको हम लोग उष्म क्या कहते हैं, उष्म वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, र का विवरण है। र का विवरण का मतलब क्या, र का विवरण क्या होता है। इसमें से आपके पास 4 ऑप्शन है। तो र का विवरण जो होता है वर्त से होता है, लुंठित होता है, सघोष भी होता है और अल्प प्राण व्यंजन होता है। तो यदि हम इनमें से देखें तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्त से भी होता है, र लुंठित भी होता है, सघोष भी है और अल्प प्राण भी है। तो इसका उत्तर जो होगा वो ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, काकल्य वर्ण कौन सा है। तो काकल्य वर्ण कौन सा होता है, ह होता है। ह जो है वो काकल्य वर्ण होता है, ठीक है। चलिए यदि हम लोग इन आप उत्तरों में देखें, य, स और ड़ के अलावा जो ह है यही काकल्य ध्वनि है। याद रखेंगे कि जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उसे हम लोग काकल्य व्यंजन ध्वनि कहते हैं, है ना। इसमें जो य है ये आपका अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक है। और ये जो स है ये आपका उष्म व्यंजन है, और इसका उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है, इसका उच्चारण स्थान दंत है, ठीक है। और ये जो ड़ हो गया ये ट वर्ग का 5वां अक्षर है ना, और इसका उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है, मूर्धा होती है। अगला उत्तर देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है य का उच्चारण स्थान कहाँ पर है। तो य का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। यदि आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखा है तो वहाँ पे देख लीजिएगा उस क्लास को। वहाँ पर हमने सभी जितने भी व्यंजन हैं, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, कंठ तालु से, कंठोष्ठ से, दंतोष्ठ से, कहाँ कहाँ से उच्चारण स्थान होता है, कौन कौन से उसमें व्यंजन स्वर होते हैं, सभी चीज़ों को मैंने वहाँ पे बताया है ना। तो एक बार हम लोग यहाँ पर फिर से देखेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। कंठ से आपका आता है क, जो क वर्ग का होता है वो सभी आते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। इसके अलावा अ होता है, आ होता है और ह होता है, और इसके अलावा क्या होता है, विसर्ग, क्या, विसर्ग, ठीक है। इसके बाद बात करें तालु से, तो तालु से क्या होता है, ई होता है और दीर्घ ई हो गया, च, छ, ज, झ, य, य और आपका श, ठीक है। और बात करें इसके बाद मूर्धा की, किसकी बात करें, मूर्धा की। तो मूर्धा की क्या हो जाएगा, री हो जाएगा, ट हो जाएगा, ठ हो जाएगा, ड हो जाएगा, ढ, ड़, र और आपका ख हो जाएगा। इसके बात करें दंत की, तो दंत क्या होगा, त हो जाएगा, थ हो जाएगा, द, ध, न, ल और स हो जाएगा। दंत के अलावा ओष्ठ, ओष्ठ क्या होगा, ओष्ठ आपका उ होगा, प, फ, ब, भ और म होगा, ठीक है। कंठ तालु,
कंठ तालु से जो उच्चारण स्थान होता है कौन कौन से होते हैं? ए होता है और ऐ होता है। कंठोष्ठ क्या होता है भाई? कंठोष्ठ जो होता है वो आपका होता है औ और औ। इसके अलावा दंतोष्ठ, दंतोष्ठ कौन कौन से होते हैं? वो होता है व। कौन सा होता है? वह होता है। तो इस तरह से जो उच्चारण स्थान है इसको आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ण कौन कौन सा है? एक ख है, एक छ है और एक ठ है। ये महाप्राण वर्गों वाला वर्णों वाला वर्ग है। अल्प प्राण किसे कहते हैं? देखिए अल्प प्राण जो होता है सभी वर्गों का अल्प प्राण, अल्प प्राण ये जो होता है ये सभी वर्गों का जितने भी वर्ग हैं सभी वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा और इसके अलावा अंतःस्थ व्यंजन ये क्या होते हैं? अल्प प्राण। और इसके बाद बचा महाप्राण। तो ये जो महाप्राण होता है ये होता है सभी वर्गों का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन। क्या होता है? ऊष्म व्यंजन, दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन। तो इस तरह से इसका जो उत्तर होगा ख, छ और ठ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? सभी स्पर्श व्यंजन जो है कौन से वर्ग में है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सी, क, च, प और द। क हो गया, च हो गया, प हो गया और द हो गया। ये सभी स्पर्शी व्यंजन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंठ तालव्य कौन सा है? तो यदि हम लोग इस ऑप्शन को देखें तो कंठ तालव्य यहाँ पे ए और ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और ए, है ना। ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। उसी तरह से र, ख इसका जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है ना। आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है, इसमें से इतने सभी कौन से हैं? तो ये ख है। क्या है? ख। ख जो है आपका स्पर्श व्यंजन है, कंठ ध्वनि है, अघोष है और महाप्राण है। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? आपका क आ गया, ख आ गया, ग आ गया, घ आ गया, अंग आ गया और म आ गया, है ना। आपको मैंने पहले ही बताया इसके विषय में। और कंठ ध्वनि क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ ये आपका कंठ ध्वनि हो गए। अघोष की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन और श ये सभी आपके अघोष हो गए। और ख जो है वो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, मतलब कि महाप्राण जो है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन होता है। ठीक है, तो ख और घ हो जाएंगे इस हिसाब से। तो इसमें से ख ही जो है ये स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि और अघोष और महाप्राण ये सभी के सभी ख है। इसका उत्तर हो जाएगा ख। अगला प्रश्न कह रहा है कि दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो दंतोष्ठ जो ध्वनि होती है वो कौन कौन सी है? वो है आपका इसमें से व। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ ध्वनि व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं, है ना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? स्वर के विषय में मैंने पहले ही क्लास में बता दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसको देख लीजिए। यदि आप प्रैक्टिस करने से पहले पूरी क्लास देखना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या तो फिर अनूप स्टडी जोन के चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में चेक करेंगे सामान्य हिंदी तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आ। इसमें से जो आ है वो दीर्घ स्वर है। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं कि ये स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यदि हम लोग मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को बांटें तो ह्रस्व स्वर होता है। कौन सा? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक आपका होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। ये किसके आधार पर? याद रखिएगा, देखिए प्रश्न पूछता है तो ये होता है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर तीन भागों में। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ और री। ठीक है। और यदि दीर्घ स्वर की बात करें, जिन स्वरों के उच्चारण स्थान में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, जैसे आ, ई और उ। और प्लुत स्वर होता है जिनमें क्या होता है?
दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है ना। जैसे आप किसी को पुकारने के लिए या फिर जो नाटक का संवाद होता है उसमें ये क्या होता है, प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। आप जैसे कहेंगे ओम, तो ये ओम में ये जो होता है प्लुत स्वर का प्रयोग होता है ना। एक होता है संयुक्त स्वर, तो आप याद रखिएगा ए और ओ और ओ, ये क्या होते हैं, ये होते हैं संयुक्त स्वर। ये क्या होते हैं, संयुक्त स्वर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। तो निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य, र, ल और व। अगला प्रश्न है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ जो है वो महाप्राण है, यदि इन ऑप्शन की बात करें तो। ठीक है, चलिए तो ये याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है। इसके अलावा जो उष्म वर्ण होते हैं जैसे स है ना, ख, स और ह, ये भी क्या होते हैं, ये भी महाप्राण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। इसमें से अघोष वर्ण कौन सा है, ए है, प है ना। तो याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा ये क्या होते हैं, ये अघोष होते हैं। क्या होते हैं, अघोष होते हैं। इसके अलावा आपका जो श हो गया और ये भी श हो गया और ये स, ये तीनों स जो होते हैं ये सभी क्या होते हैं, अघोष होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कंठ वर्ग कौन सा है। निम्न में कंठ वर्ग कौन सा है, तो इनमें से कंठ वर्ग कौन सा हो जाएगा, इसका जो उत्तर होगा वो होगा अ, कंठ वर्ग। ठीक है, कंठ वर्ण में अ, आ, अह, क, ख, ग, घ, घ, अंग और ह ये सभी आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प, फ, ब, भ और म व्यंजन होते हैं। कुल मिलाकर पूछ रहा है प, फ, ब, भ, म, ये जो व्यंजन होते हैं ये क्या होते हैं। तो ये जो यदि हम ऑप्शन को देखें तो इसमें से बी सही हो जाएगा, ओष्ठ व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं, ओष्ठ व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे यदि आप देखें तो ये जो आपका क्ष होता है इसमें क और ख मिला होता है। ठीक है, इसके बाद यदि आप देखें त्र को, किसको, त्र को, इसमें आपका त और र मिला होता है। यदि आप देखें ज्ञ को तो ज्ञ में ज और य मिला होता है। इसी प्रकार से यदि आप स्र को देखेंगे इसमें आपका श और र मिला होता है, इनके संयुक्त से बनता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। तो ये क्या है, स्वर है। अगला प्रश्न, सघोष वर्ण कौन सा है। यदि इस ऑप्शन में देखें तो सघोष कौन सा है, तो सघोष इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें से जो सघोष है वो ब हो जाएगा, है ना। आपको पता है यदि हम लोग विकल्प में देखें तो ब सघोष वर्ण है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वे सघोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो होता है वो सघोष होता है। अगला देखिए, ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ये है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा है, इसमें से यदि ऑप्शन जो दिए गए विकल्प हैं इसमें से ये जो ह है ये आपका ऊष्म व्यंजन है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। तो हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा हो जाएगा, यदि हम इसमें से देखें तो अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल और व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो ऊष्म व्यंजन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, श, 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 ह। हिंदी भाषा की कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं। हिंदी भाषा की कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं। अभी इन ऑप्शन को देखिए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 52। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या 52 है ना, जिसमें से 11 स्वर हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। और यदि हम लोग टोटल देखें व्यंजन तो आपका क्या हो जाएगा, 52 हो जाते हैं। तो कुल वर्णों की संख्या 52 हो जाती है। चलिए एक बार यहाँ पर रिवीजन करते हैं। तो स्वर जो होते हैं वो अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ, ये हो गए आपके 11। ठीक है,
अब यदि व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में क वर्ग में कितने हो गए 5, उसके बाद च वर्ग में कितने हो जाएंगे 5, ट वर्ग में भी होते हैं 5, उसी प्रकार त वर्ग में भी होते हैं 5, प वर्ग में कितने होते हैं 5। अब इसके बाद आता है आपका अंतःस्थ व्यंजन। अभी तक मैं बता रहा हूँ य र ल व 4 हो गए। उसके बाद ऊष्म व्यंजन श श श ह, ये आपके भी 4 हो गए। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन सा आ गया, छ त्र ज्ञ और श्र, ये भी 4 हो गए। अब इसके बाद अयोगवाह आ गया। अयोगवाह कौन होता है इसमें, अंग अह, मतलब ये कितने हो गए 2। और इसके बाद आपका आता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, ये जो द्विगुण व्यंजन है ये भी इनकी संख्या 2 होती है। कौन, एक ड होता है एक ढ होता है, तो ये भी 2 हो गया। अब यदि हम टोटल प्लस करेंगे तो आएगा आपका 52। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है, 52 हो जाएगी। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि मध्य स्वर किसे कहते हैं। तो मध्य स्वर जो होता है वो अ को कहते हैं। किसको कहते हैं, अ। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे हम लोग मध्य स्वर कहते हैं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा अ। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। तो कंठ वर्ण कौन सा है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अ और ह, है ना, विसर्ग। ठीक है, हाँ विसर्ग ये इसका सिंबल होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है र और म का रूप है। र और म का रूप है ना। देखिए र और म का जब ऐसे होता है तो इसका मतलब ऐसे होता है ना, रम, है ना। यदि हम लोग ये जैसे ये वाला है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो मृ है इसमें हम लोग म जोड़ेंगे, म वर्ण होगा और इसमें री होगी। तो ये होता है आपका। ये जो म्र होता है इसमें हम लोग पहले म जोड़ेंगे और फिर इसमें र जोड़ेंगे। तो ये इन लोगों का स्वरूप होता है ना, इनका और इनका। इस तरह से यदि हम इसका देखेंगे तो आंसर क्या, उत्तर क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्र में पूर्ण वर्ण है। प्र में पूर्ण वर्ण, अब इसका मतलब क्या कि जो प्र में पूर्ण वर्ण है वो क्या है, वो र है। आप देखेंगे जब प्र को हम लोग विच्छेद करेंगे तो वो प और र बनता है। तो जो पूर्ण वर्ण क्या है, र है, आधा क्या है, ये प है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा, र, दोनों नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है, तो उद्यान का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, उ द य आ न अ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, तो कौन सा हो जाएगा, ज। ठीक है, देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है ना। तो इसमें से सिर्फ आपको ज दिखाई दे रहा है जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अय के उच्चारण स्थान का नाम क्या है। कुल मिला के आपसे पूछ रहा है कि अय का उच्चारण स्थान कहाँ पर है, तो ये होता है कंठ तालव्य होता है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है श का उच्चारण स्थान कहाँ पर है, तो स का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो कौन सी ध्वनि इसमें से महाप्राण नहीं है, वो है ज, है ना। ज इसमें से जो ज ध्वनि है वो महाप्राण ध्वनि नहीं है। महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है। जैसे इसमें जब हम लोग श्वास जो लेते हैं, जब इनको उच्चारण करते हैं, श्वास जो होता है अधिक मात्रा में लगती है। और आपको पता ही है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, और जबकि अल्प प्राण ध्वनियों में यदि इसकी अपेक्षा देखें तो कम वायु जो होती है प्रयोग में होती है, और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और य र ल व अल्प प्राण ध्वनियाँ होती हैं। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ जो है वो पश्च संवृत है। क्या है, पश्च संवृत। भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग, पिछला भाग कार्य करता है, उसे हम लोग पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आपका आ हो गया, है ना, और ऊ हो गया, ऊ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया और ये आ हो गया। तो ये जो होते हैं जब पश्च स्वर इनको कहा जाता है। संवृत
समृत क्या? तो समृत उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ और ये दोनों ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई और ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ये क्या होते हैं? आपके समृत स्वर होते हैं। इस प्रकार भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो उ है ये क्या है? उ और उ दोनों, उ और उ ये दोनों के दोनों क्या है? पश्च समृत हैं। स्पष्ट है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें देखेंगे तो जो अघोष वर्ण है वो कौन सा है? स जो है वो अघोष वर्ण है। व का उच्चारण स्थान कहाँ पर है? तो व का उच्चारण स्थान कहाँ पर है? दंतोष्ठ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी शब्दकोश में हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये आता है क के बाद। जब आप क्ष को क्या करेंगे? जब आप क्ष को विच्छेद करेंगे तो आपका बनता है क धन क। तो क के बाद जब देखेंगे तो हिंदी शब्दकोश में तो क्ष का जो क्रम होता है वो क के बाद आता है ना? ठीक है, जबकि ये जो छ होता है ये च के बाद आता है। ठीक है, यदि हम इसके त्र की बात करें तो त्र में किसके बाद आएगा? त के बाद आएगा। ठीक है, हाँ, और ज्ञ में देखेंगे तो ज्ञ में ज के बाद आएगा। ठीक है, चलिए हाँ, ये जो है ये क्ष जो है ये संयुक्त स्वर स्वयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये है आपका 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो है 33। अब ये कैसे हो गया? देखिए, मूल व्यंजनों की संख्या जब पूछेगा तो वो 33 होती है ना? यहाँ पे कहीं भी 52 नहीं है, और 52 से क्या, ये जो आपका 33 है यदि आप देखेंगे तो ये है आपका मूल व्यंजन, है ना? क्या है ये? आपका मूल व्यंजन। कहीं कहीं पर आपको 36 मिलता है ना? तो कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, 33 होते हैं मूल व्यंजन यदि आपसे पूछा गया तो। ये ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा में 2016 का प्रश्न है ये। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। वह व्यंजन है, वह कौन सा व्यंजन है? वो आपका अंतस्थ व्यंजन है। आगे देखते हैं कौन सा उष्म व्यंजन नहीं है। तो इसमें से कौन सा उष्म व्यंजन नहीं है? आपको पता है पहले से, श उष्म व्यंजन है, ग आपका उष्म व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन ज्ञ कैसे बनता है? ज और य से बनता है। ये मैंने पहले ही सारी चीजें बता रखी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? तो आपको पता है ये आपका स्वर य आपका स्वर नहीं है। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ये छ भी संयुक्त व्यंजन है ना? ये जो है ये भी आपका संयुक्त व्यंजन है। कैसे बनता है? क और ख से बनता है। त्र जो है त और र से बनता है। ज्ञ जो है वो ज और य से बनता है, य से बनता है। और ये जो फ है ये आपका किसी भी प्रकार का संयुक्त व्यंजन नहीं है ना? ये जो है ये स्पर्श व्यंजन है। क्या है? स्पर्श व्यंजन। ये नुक्ता नहीं रहेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ह जो है वो संघर्षी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो इनमें से देखेंगे ओ, ए, ह और छ। इनमें से ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ए, इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ए और ए का, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो ट वर्ग में नहीं है ना? ट वर्ग में कौन सा नहीं है? ध नहीं है। आपको यदि क ख ग घ आता होता है ट वर्ग में ट होता है, ठ होता है, उसके बाद क्या होता है? ड होता है, ढ होता है और ड़ होता है। ये आपके ट वर्ग के व्यंजन हो गए। इसमें से ध आपका नहीं है। अगला देखेंगे तो अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो संयुक्त स्वर कौन कौन सा नहीं है इसमें से? आपको पहले ही हमने बता दी रखा है कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है और औ होता है। ये सभी क्या है? संयुक्त स्वर हैं। इसमें से जो ये है ये अ और ई से मिलकर बना होता है ना? ई से मिलकर बना होता है। ये जो ऐ होता है ये किससे मिलकर बना होता है? ये अ और ए से मिलकर बना होता है। अ और ए से मिलकर बनाता है। ये जो ओ होता है ये किससे मिलकर बना होता है? ये अ और ऊ से मिलकर बना होता है। ओ जो होता है ये किससे मिलकर बना होता है? ये अ और ओ से मिलकर बना होता है। ठीक है,
तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से महाप्राण व्यंजन है। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, महाप्राण व्यंजन। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। इनमें से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, ये ल जो है सही हो जाएगा। ल जो है पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब होता है जिसके उच्चारण में हवा जीभ के बगल से निकल जाए, है ना, जीभ के बगल से निकल जाए, उसका मतलब पार्श्विक होता है। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक था वर्णमाला ये समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर विराम चिन्ह को देखेंगे, है ना। इसी तरह से हम लोग क्रम में बढ़ते रहेंगे। यदि आपको क्लासेस देखना है तो क्लास को अटेंड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसको ज़रूर देखें। ठीक है, ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और उसके बाद यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।